अगर आप भी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ टॉपिक वाइज एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के। तो आज मैं बायोलॉजी का, ठीक है, साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आई हूँ, अनुवांशिकी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख लेना एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 100+ एमसीक्यू मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और या आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का अर्थ क्या है। आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, तो याद रख लेना, आनुवंशिकता का अर्थ होता है गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उसी को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देख लीजिए, एक बात और बता दूं, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, इसलिए नहीं पढ़ूंगी ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा सकूं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती हैं। अधिकतम विभिन्नताएं याद रख लेना, विखंडन, ना लैंगिक जनन, ना कालिका जनन, ना अलैंगिक जनन, बल्कि सबसे ज्यादा विभिन्नताएं किसमें उत्पन्न होती हैं। तो सबसे अधिक विभिन्नताएं किसमें उत्पन्न होती हैं, तो याद रख लेना लैंगिक जनन के अंदर सबसे ज्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं मुख्यतः किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, अलैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं हैं वो मुख्यतः किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति में क्या हो जाता है, त्रुटियां, इट मीन्स एरर आ जाता है, तो क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गन्ने के खेत में पौधों में कम विभिन्नता क्यों दिखाई देती है। गन्ने, ठीक है, गन्ने के खेत में पौधों में कम विभिन्नता क्यों दिखाई देती हैं। वे मर जाते हैं, वे अलैंगिक जनन करते हैं, उनमें डीएनए नहीं होता, वे छोटे होते हैं। देखिए, उनमें इसलिए कम विभिन्नता दिखाई देती है, वे अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानवों में अधिक विभिन्नता क्यों पाई जाती है। देखिए, मानवों में इसलिए अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए, जीवाणुओं में नई विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, जीवाणुओं में जो नई विभिन्नताएं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि विभाजन के समय डीएनए में त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, एरर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीव विकास का आधार है। निम्न में से कौन जीव विकास का आधार है, जैव विकास का। तो देखिए, इसमें से जो आधार है वो है पर्यावरण द्वारा उत्तम परिवर्तनों का चयन। ठीक है, उत्तम परिवर्तनों का चयन किसके द्वारा, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के द्वारा। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताओं का जीवों के लिए क्या महत्व है। विभिन्नताओं का जीवों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो याद रख लेना, इनका जो महत्व होता है, वे अस्तित्व में रहने में सहायता कर सकती हैं। ठीक है, क्या कर सकती हैं, वे अस्तित्व में रहने में सहायता कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता सहन करने वाले जीवाणुओं के जीवित रहने की संभावना क्यों अधिक होती है। उष्णता सहन करने वाले जीवाणुओं के जीवित रहने की संभावना क्यों अधिक होती है। इसलिए अधिक होती है क्योंकि वे गर्म वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नई पीढ़ी को अपने जनकों से क्या प्राप्त होता है। नई पीढ़ी को अपने जनकों से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, उन्हें प्राप्त होता है आधारभूत शारीरिक अभिकल्प एवं विभिन्नताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चित्र किसे दर्शाता है। एक चित्र दिया गया था वहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, तो चित्र क्या दर्शाता है। तो देखिए, वहाँ पे जो चित्र है वो दर्शा रहा था उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विभाजित, ठीक है, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम नहीं लगा पाई, नहीं आपको दिखाती, तो उसमें एनसीईआरटी के अंदर है, तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। ठीक है, ये वो चित्र दर्शाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक क्यों पाई जाती हैं।
तो देखिए लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि दो जनकों को गुण मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रजाति के सभी जीवों के अस्तित्व की संभावना समान क्यों रहती है? समान प्रजाति के सभी जीवों के अस्तित्व की संभावना समान क्यों रहती है? किस वजह से रहती है? देखिए विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव अधिक अनुकूल होते हैं। ठीक है, किनके कारण? विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव अधिक अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुवंशिकता के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? केवल वृद्धि, गुणों एवं विभिन्नताओं का वंशागत होना, भोजन निर्माण या शोषण। तो देखिए अनुवंशिकता के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है कि गुणों एवं विभिन्नताओं का क्या वंशागत होना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? यदि किसी समष्टि में ये केवल 10% जीवों में तथा बी 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? किसी समष्टि के अंदर 10% जीवों में ए और बी 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो डेफिनेटली बी लक्षण उत्पन्न पहले होगा क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्पेसीज के अस्तित्व में विभिन्नताएं किस प्रकार सहायक होती हैं? किसी स्पेसीज के अस्तित्व में विभिन्नताएं किस प्रकार सहायक होती हैं? किस प्रकार से? वे जीवों को नष्ट करती हैं, वे पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायता करती हैं, वे केवल आकार बदलती हैं, वे भोजन कम करती हैं। तो याद रख लेना, वे पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायता करती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रख लेना, जो अनुवांशिकी जो स्पेशल टॉपिक दिया गया है ना साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर, हॉस्पिटल असिस्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए रट लेना ये सारे एमसीक्यू जितने मैं कवर करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? जीवों की मृत्यु, संतति में समान डिजाइन होना, केवल वृद्धि, भोजन प्राप्ति। तो याद रख लेना, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है संतति में समान डिजाइन का होना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवंशिकता के नियम किसका निर्धारण करते हैं? जो अनुवंशिकता के नियम हैं वो किसका निर्धारण करेंगे? भोजन निर्माण, लक्षणों के वंशागत होने का, श्वसन क्रिया का, वृद्धि दर का। तो याद रख लेना, अनुवंशिकता के नियम किसका निर्धारण करते हैं? याद रख लेना, लक्षणों के वंशागत होने का। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु अपने जनको जैसा पूर्णतः क्यों नहीं दिखाई देता? जनको मतलब अपने फादर पेरेंट्स जैसा, माता पिता जैसा। तो देखिए इसलिए सेम दिखाई नहीं देता क्योंकि उसमें क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णपाली यानी ईयर लोब का कौन सा प्रकार मानवों में पाया जाता है? ईयर लोब का कौन सा प्रकार? तो याद रख लेना, वो पाया जाता है स्वतंत्र एवं जुड़ा दोनों। ठीक है, स्वतंत्र भी और जुड़ा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए कान के निचले भाग को हम लोग कहते हैं, ठीक है, कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली क्या दर्शाते हैं? तो देखिए स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली दर्शाते हैं मानव समष्टि में पाए जाने वाले परिवर्तन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लक्षण के लिए संतति में कितने विकल्प होते हैं? तो देखिए प्रत्येक लक्षण के लिए संतति में कितने विकल्प होते हैं? 2। करेक्ट आंसर है बी। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस पीडीएफ को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जहाँ पर ज्वाइन होना है आपको। दोनों जगह पे व्हाट्सएप पे आप लोग बताना है कि किसको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति में आनुवांशिक पदार्थ कौन स्थानांतरित करते हैं? संतति के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उन्हें कौन स्थानांतरित करते हैं? केवल माता, केवल पिता, माता एवं पिता दोनों, केवल पर्यावरण। तो देखिए संतति में आनुवांशिक पदार्थ कौन स्थानांतरित करते हैं? तो माता और पिता दोनों करते हैं। डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक लक्षण किससे प्रभावित होता है? तो याद रख लेना जो प्रत्येक लक्षण है वो किससे प्रभावित होता है? वो होता है माता एवं पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षणों की वंशागति के नियमों का मुख्य योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया? लक्षणों की वंशागति के नियमों का मुख्य योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडल ने दिया था, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग मुख्य किस पर आधारित हैं? जो मेंडल के प्रयोग है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित हैं? पशु पर, मानव पर, मटर के पौधे पर, जीवाणु पर? तो याद रख लेना मेंडल के प्रयोग मुख्यतः किस पर आधारित थे? ठीक है, मटर के पौधे पर, जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में समानता एवं विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो याद रख लेना मानव में समानता एवं विभिन्नताओं का मुख्य कारण होता है आनुवंशिकता। ठीक है, क्या होता है? आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संतति अपने जनकों से पूर्णतः समान होती है, संतति में कोई लक्षण नहीं होते हैं, संतति में समानताएं एवं विभिन्नताएं दोनों होती हैं, विभिन्नताएं केवल पौधों में होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर संतति में समानताएं एवं विभिन्नताएं दोनों ही होती हैं। किस वजह से होती हैं? माता पिता के डीएनए की वजह से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है बेटा वो हुआ था 1822 में। कब हुआ था? 1822 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने विज्ञान एवं गणित की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो याद रख लेना मेंडल ने विज्ञान एवं गणित की जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी वियना विश्वविद्यालय से। कहाँ से? वियना विश्वविद्यालय से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस धमाकेदार करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। पहले मैं आपको साइंस के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिए हैं उन सभी टॉपिक को कवर करवाऊंगी, उसके बाद मैं हिंदी के करवाऊंगी, उसके बाद मैं किस सब्जेक्ट के करवाऊंगी? सोशल साइंस के करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैथ के करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में आपको डेफिनेटली कवर करवा दूंगी। साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिंदी करवा दूंगी, उसके बाद में आपको क्या है, ठीक है, क्या है, सोशल साइंस के एमसीक्यू कवर करवा दूंगी। ठीक है, देखिए सोशल साइंस के एमसीक्यू मैं आपको कवर करवा दूंगी जीके के। ठीक है, जीके के अंदर आएंगे, उसमें जीके के अंदर ही आ जाते हैं सारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग मुख्यतः किस पौधे पर किए? तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग मुख्यतः किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मेंडल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो विशेषता यह थी कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के लक्षणों का रिकॉर्ड एवं गणना की थी। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था फिर उसकी गणना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया विपर्यासी लक्षण है? कि अध्ययन किया गया विपर्यासी लक्षण है। ठीक है, किसका? कौन सा? विपर्यासी यानी कि इन्हें गोल और झुर्रीदार बीज। ठीक है, गोल और झुर्रीदार बीज। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार प्रथम संतति पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? प्रथम संतति पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? तो याद रख लेना सभी पौधे लंबे पाए गए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 पीढ़ी में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का क्यों नहीं था? ठीक है, जो F1 पीढ़ी थी कोई पौधा बीज की ऊंचाई का क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों लक्षण मिश्रित नहीं हुए। ठीक है ना, क्यों नहीं था? दोनों लक्षण मिश्रित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है F2 पीढ़ी में बौने पौधे का अनुपात कितना था? जो F2 पीढ़ी है, एनसीईआरटी आप लोग रीड करना एक बार। तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे का अनुपात कितना था? तो याद रख लेना उसमें बौने पौधे का जो अनुपात था वो था 1:4। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त हुआ? तो देखिए कौन सा लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त हुआ था? लंबाई वाला। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 पीढ़ी में
ठीक है। F1 पौधों में कौन कौन से लक्षण उपस्थित थे? तो देखिए F1 पौधे में जो लक्षण उपस्थित थे, लंबाई एवं बौनापन दोनों। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार किसी भी लक्षण की कितनी प्रतिक्रिया वंशानुगत होती हैं? मेंडल के अनुसार कितनी, ठीक है, मेंडल के अनुसार किसी भी लक्षण की कितनी प्रतिक्रिया वंशानुगत होती हैं? तो कितनी होती हैं? याद रख लेना, कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रट लेना, एनसीईआरटी से आपका पूछा जाएगा और एनसीईआरटी की मैंने हर एक लाइन से आपके एमसीक्यू रखे हैं, ठीक है। और ज़्यादा ऊंची लेवल का नहीं आएगा, क्लास 10th के लेवल का आएगा, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों लक्षण भिन्न हो तो व्यक्त होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? यदि दोनों लक्षण भिन्न हो और व्यक्त होने वाला लक्षण कहलाता है प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटी का अर्थ क्या होता है? टीटी का अर्थ क्या होता है? तो टीटी का अर्थ होता है शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटी किसे दर्शाता है? स्मॉल टीटी। तो देखिए स्मॉल टीटी दर्शाता है बौने पौधे को, ठीक है, क्रॉस करवाया था जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी किस प्रकार के पौधे को दर्शाता है? तो याद रख लेना, संकर लंबे, ठीक है, संकर लंबे, ठीक है, संकर लंबे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2PD में जीनोटाइप का अनुपात क्या था? तो याद रख लेना, F2PD में जीनोटाइप का अनुपात था, वो था, ठीक है, 1:1, ठीक है, तो 121, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए इन रेशियो को डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2PD में लंबे एवं बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या था? तो याद रख लेना, वो था 2:1, सॉरी, ठीक है, उसका जो अनुपात था F2PD में पूछा है बेटा लंबे और बौने का, तो वो था 3:1। करेक्ट आंसर है बी है यहाँ पे बेटा, याद रख लेना, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। मेंडल के प्रयोगों में स्वपरागण का उपयोग क्यों किया जाता है? मेंडल के प्रयोगों में स्वपरागण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए मेंडल के प्रयोग में स्वपरागण का प्रयोग इसलिए किया जाता है शुद्ध लक्षण बनाए रखने हेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण अप्रगट था? रिसेसिव था, ठीक है, अप्रगट था। तो देखिए कौन सा लक्षण अप्रगट था? तो देखिए जो बौनापन है वो क्या था? अप्रगट था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखिए हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, प्लीज़, अभी मेरे पास सिर्फ मोबाइल है और मैं चाहती हूँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने मदद मांग की थी बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की मंत्रियों से, बट उन्होंने किसी ने कोई हेल्प नहीं की, इसलिए अब सभी बच्चे आप मेरे साथ रहो, वीडियो को बस शेयर कर दो। और अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नाम से छाया मेडिकल क्लासेस 7 के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पर अगर आप कोई भी, ठीक है, बच्चे मेरे से पूछना चाहते हैं कुछ तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। मैंने मदद मांगी थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, बट कोई नहीं कि करें या ना करें, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है नेताओं से, इसलिए मांगी थी कि मैं बस बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहती हूँ बेहतरीन। अभी मैं यहाँ फिंगर से लिखती हूँ तो इतना कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा पाती मैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को देखिए इनको हिंदी में ही मैंने टाइप कर पाए, इंग्लिश में नहीं कर पाए क्योंकि जल्दीबाजी, पापा का ऑपरेशन है। तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखिए मेंडल को हम लोग आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वंशागति के नियम दिए थे। क्या दिए थे? वंशागति के नियम दिए थे। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि टी एवं टी दोनों किस प्रकार के पौधे होते हैं? टीटी एवं टीटी दोनों किस प्रकार के पौधे हैं? तो देखिए वो हैं, ठीक है, वो पौधे हैं लंबे, ठीक है, कैसे हैं? लंबे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधे का जीनोटाइप क्या होता है? जो बौने पौधे होते हैं उनका जीनोटाइप क्या होता है? तो देखिए बेटा बौने पौधे का जो जीनोटाइप होता है वो टी होता है, ठीक है, स्मॉल टी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधे को लंबा बनाने के लिए कितनी टी प्रतिक्रिया पर्याप्त है पौधे को लंबा बनाने के लिए? तो देखिए एक ही। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी जैसे लक्षण क्या कहलाते हैं? टी जैसे लक्षण, कैपिटल टी जैसे लक्षण बेटा कहलाते हैं, ये प्रभावी लक्षण है। डन। और स्मॉल टी जैसे लक्षण क्या कहलाते हैं कि ये अप्रभावी लक्षण है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे के संकरण में F1 पीढ़ी कैसी थी? ठीक है, गोल बीज वाले पौधे, लंबे पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों के संकरण में F1 पीढ़ी कैसी थी? ठीक है, जब इन्हें क्रॉस कराया होगा तो कैसी थी? सभी लंबे एवं गोल बीज वाले थे, सभी लंबे एवं गोल बीज वाले थे। एनसीईआरटी की ये लाइन है बेटा, याद रख लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? प्रभावी मैंने क्या बोला था? प्रभावी लक्षण वो है जो स्मॉल टी से दर्शाया जाता है, और स्मॉल टी वाला कैसा होता है? लंबाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में कौन से नए संयोजन दिखाई देते हैं? F2 पीढ़ी में कौन से नए संयोजन दिखाई देंगे? तो देखिए F2 पीढ़ी के अंदर कौन से नए संयोजन दिखाई देंगे? तो F2 पीढ़ी में लंबे झुर्रीदार एवं बौने गोल बीज वाले पौधे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लक्षणों का संयोजन किस कारण उत्पन्न होता है? नए लक्षणों का संयोजन किस कारण उत्पन्न होता है? प्रकाश के कारण, पुनर्संयोजन यानी रिकम्बिनेशन के कारण, भोजन की कमी से, पानी की अधिकता से। तो देखिए नए लक्षणों का संयोजन किस कारण उत्पन्न होता है? पुनर्संयोजन के कारण। ठीक है, डन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे बौने तथा गोल झुर्रीदार लक्षण कैसे वंशानुगत होते हैं? ठीक है, तो लंबे बौने तथा गोल झुर्रीदार लक्षण कैसे वंशानुगत होते हैं? तो देखिए वो होते हैं स्वतंत्र रूप से। कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे जीन किसके संश्लेषण की सूचना देता है? तो याद रख लेना, प्रोटीन के संश्लेषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो जो पौधे होते हैं उसकी लंबाई निर्भर करती है हार्मोन की मात्रा पर। जैसा हार्मोन होगा वैसी ही लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में हार्मोन उत्पन्न के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो देखिए बेटा पौधों में हार्मोन उत्पन्न के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो याद रख लेना, जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सॉरी बेटा नींद आ रही है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करें तो क्या होगा? यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करें तो क्या होगा? हार्मोन पर्याप्त बनेगा और पौधे लंबा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन में परिवर्तन आने पर सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? तो याद रख लेना, जीन में परिवर्तन आने पर सबसे पहले किस पे प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर। ठीक है, बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण की पहचान क्या है? अगर प्रभावी लक्षण देखना है तो उसकी पहचान क्या है? तो देखिए उसकी पहचान है, उसकी एक प्रति ही लक्षण व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होती है। एक प्रति ही उसके लक्षण व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होती है, आपको 12 ले आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्संयोजन का परिणाम क्या होता है? जो पुनर्संयोजन है बेटा उसका परिणाम होता है नए लक्षण का संयोजन। ठीक है, पुनः मतलब दोबारा, तो यहाँ पे नए लक्षणों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर है 71, यदि एंजाइम कम दक्ष होगा तो क्या परिणाम होगा? यदि एंजाइम कम दक्ष होगा तो परिणाम ये होगा कि हार्मोन कम बनेगा और पौधे बौने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसे नियंत्रित करते हैं? जो जीन होते हैं वो किसे नियंत्रित करते हैं? तो देखिए जो जीन होते हैं वो लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनक संतति को क्या प्रदान करता है? प्रत्येक जनक संतति को क्या प्रदान करता है? तो देखिए एक जीन की एक प्रतिकृति
सॉरी बेटा, नींद आ रही है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे पापा का ऑपरेशन है, दुआ करना सभी लोग कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं और बेहतर तरीके से। माना कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है बेटा, लेकिन मेरे पास हुनर है, टैलेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे पास है, ज्ञान है। और उस ज्ञान को पेश करने की भले ही मेरे पास अभी रास्ता नहीं है सही, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा बच्चों, तो ज़रूर रास्ता बन जाएगा और आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनक संतति को क्या प्रदान करता है? एक जीन की एक प्रति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन कितने सेट में होते हैं? कितने सेट में थे? तो याद रख लेना 2 सेट में थे। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कायिक कोशिका में, ठीक है, सॉरी बेटा, रुकना, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। मोबाइल है इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है। समान कायिक कोशिका में जीन सेट कितनी प्रतियां होती हैं? ठीक है, जीन सेट की कितनी प्रतियां होती हैं? याद रख लेना 2 होती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक कोशिका में जीन का कितने सेट होते हैं? जनक कोशिका में जीन के कितने सेट होते हैं? तो याद रख लेना 1 सेट होता है। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के स्वतंत्र रूपों को क्या कहा जाता है? तो याद रख लेना डीएनए के स्वतंत्र, ठीक है, रूपों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र कितनी प्रतिकृतियां होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती हैं? देखिए, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की जो प्रतिकृतियां होती हैं वो 2 होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की, ठीक है, गुणसूत्र की एक प्रति किससे प्राप्त होती है? तो देखिए, याद रख लेना गुणसूत्र की एक प्रति है वो किससे प्राप्त होती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक नर तथा दूसरी मादा जनक से। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, सॉरी सी, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, नींद बहुत भयंकर आ रही बेटा, सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं सोच रही हूँ 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनन कोशिका में गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े से क्या जाता है? तो याद रख लेना उससे जाता है केवल एक गुणसूत्र। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? तो याद रख लेना 2 युग्मकों के संलयन से बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज बनने पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? तो देखिए, युग्मनज यानी जाइगोट बनने पर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो पुनः सामान्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहने से क्या सुनिश्चित होता है? देखिए, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहने से क्या सुनिश्चित होता है? डीएनए का स्थायित्व। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों की व्यवस्था किससे होती है? ठीक है, तो याद रख लेना मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या, ठीक है, व्यवस्था नहीं सॉरी व्याख्या किससे होती है? तो याद रख लेना वंशागति की क्रिया विधि से। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का पालन कौन करते हैं? तो देखिए, वंशागति के नियमों का पालन, ठीक है, यहाँ पे अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो याद रख लेना कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण वो ऊष्मायन ताप पर क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगे जैसे कुछ प्राणी क्या कर सकते हैं? घोंगे जैसे कुछ प्राणी बेटा कर सकते हैं, अपना लिंग बदल सकते हैं। ठीक है, अपना लिंग क्या है? बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो याद रख लेना मानव में लिंग निर्धारण है वो आनुवांशिक पर होता है। ठीक है, आनुवंशिकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में संतति का लिंग कौन निर्धारित करता है? तो देखिए, यहाँ पे संतति का लिंग है जो निर्धारित करता है वो पिता करता है, क्योंकि पिता में XY प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? जोड़े की बात की जाए 23, नंबर की बात की जाए 46। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कितने जोड़े सामान्य गुणसूत्र होते हैं यानी ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम बोलते हैं जो समान होते हैं। तो 22 जोड़ी और 23वां क्या होता है, दोनों में असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए वे गुणसूत्र बेटा जो लिंग निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का संयोजन क्या होता है। तो देखिए स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं और पुरुष में XY पाए जाते हैं, याद रख लेना। यहाँ पे स्त्री का पूछा है, C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में लिंग गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है। तो याद रख लेना B, XY करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है। तो याद रख लेना पुरुष में, ठीक है, कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है। तो यहाँ पे B करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई। ठीक है, बाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को माता से कौन सा लिंग गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों को माता से कौन सा लिंग गुणसूत्र प्राप्त होता है, X। ठीक है, करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरा टोटली पिता पर डिपेंड करता है। X बाई, अगर बाई होगा तो लड़का, अगर X होगा तो लड़की। करेक्ट आंसर है B, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चे को पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो क्या बच्चा होगा, लड़की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चे को पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो याद रख लेना लड़का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण का आधार क्या है। तो याद रख लेना मानव में लिंग निर्धारण का आधार होता है गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पढ़ना है, सभी बच्चे पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं, Y करते हैं। सभी बच्चे माता से Y करते हैं, बिल्कुल नहीं, X करते हैं बेटा। सभी बच्चे माता से Y गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर C है। और D देख लेते, केवल लड़के नहीं, यहाँ पे केवल, ठीक है, बच्चे माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः बच्चों में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होता है। देखिए सामान्यतः बच्चों में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात होता है 1/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है, पिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Y गुणसूत्र किस में पाया जाता है, पुरुष में। ठीक है, मानव में कौन सा गुणसूत्र जोड़ा पूर्ण जोड़ा नहीं होता है। तो ठीक है, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही युग्म है, सही युग्म ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे सही युग्म है स्त्री का, C। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए इतनी जल्दी करवा रही हूँ, ऊपर करवा चुकी हूँ लड़के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के का जीनोटाइप क्या होता है। तो लड़के का जीनोटाइप XY होता है। ठीक है, लड़की का XX होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिंग निर्धारण किस प्रक्रिया की वंशागति का उदाहरण है। तो आनुवांशिक। ठीक है, तो आई होप आज आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है वो उम्मीद और आशा करूँगी कि आज का जो सेशन है वो डेफिनेटली आप सभी लोगों को क्या है, समझ में आया होगा। सो ये उम्मीद और आशा के साथ आज के सेशन को मैं एंड करूँगी। आज के सेशन के अंदर मैंने रियलिटी बता रही हूँ हॉस्पिटल असिस्टेंट की, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 10th लेवल तक का आएगा, आपको ज़्यादा नीट वगैरह लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि इतना ऊंचा का आ रहा है बायोलॉजी साइंस, नहीं, 10th के स्तर का आएगा। और आज के सेशन के अंदर मैंने आनुवांशिकता से रिलेटेड, ठीक है, मैंने बहुत सारे MCQ कवर करवा दिए हैं आप लोगों को, और मैं लेके आऊँगी, 100 हो गए और लेके आऊँगी। आनुवांशिकता से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो रट लेना। और अगर PDF चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जुड़ जाइए। और अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग क्या है, अगर आप लोग
मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब बच्चों आपका सहारा है, मैं बस आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है उसको आप तक भेजना चाहती हूँ। बट मैंने बोर्ड की मांग की थी बेटा, बट बोर्ड का कुछ पता नहीं है, ठीक है। जो भी है मेहनत करेंगे, आप लोगों को मैं मेहनत करूँगी, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, बस इतना ही है और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।